हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ नया वीडियो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी समय के बाद मैंने ये वीडियो लाया हुआ है जो कि अगर मैं वीडियो की बात करता हूँ तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें ट्राई किया है कि जो सबसे टफेस्ट चीज़ें हैं जो बहुत आपको डिफ़िकल्ट लग सकती हैं, मैंने उन्हें एकदम ईजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, टॉपिक का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेसिकली अगर आप नेट पे भी चेक करेंगे ना तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन की बात करने पे वहाँ पे शायद आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। लेकिन मैंने यहाँ इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि चीज़ों को किस तरह से एकदम सिंप्लीफाई किया जा सके ताकि आपको हर चीज़ एकदम आसानी से समझ में आ सके। दैट इज़ वाई मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। मैंने इसमें थ्योरी से लेके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हर चीज़ों को मैंने कवर अप किया हुआ है। आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी, आपको बारीकी से हर चीज़ समझने में मदद मिलेगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी की पूरी कंप्लीट नॉलेज दे पाऊँ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिडेम्पशन प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है। बेसिकली ना, कंपनी को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो नया इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, हर एक को पेमेंट करने का तरीका अलग होता है। अगर इक्विटी शेयर आपने इशू किया, ठीक है, तो वो जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है वो कंपनी के साथ लाइफ टाइम तक जुड़े होते हैं। जब तक कि आपकी कंपनी वाइंड अप नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती, तब तक इक्विटी शेयर वाला बंदा आपके साथ टिके रहता है। लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा, ये आपके साथ लाइफ टाइम तक टिके नहीं होते। ठीक है, इन्हें आपको एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको पे करना पड़ता है और ये अपना पूरा का पूरा पैसा रिटर्न लेते हैं, क्योंकि ये प्रेफरेंस का मतलब यही होता है कि आपने उन्हें प्रेफरेंशियल राइट्स दिया हुआ है कि वो अपना पैसा ले लेंगे आपसे। जब भी वो मैच्योरिटी पीरियड आएगा वो आपसे ले लेंगे। इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर होल्डर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी आपसे लेते हैं। अगर इक्विटी शेयर होल्डर वाला बंदा होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही वो डिविडेंड का हकदार बनता है, या कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो बंदा लेगा। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा, वो हमेशा जब तक आप जब तक आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसे लेके रखे हुए हैं, वो तब तक टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी आपसे वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड लेते रहेगा। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला बंदा आपसे हमेशा डिविडेंड लेता ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर मैं डिफिनेशन की बात करता हूँ तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मींस रिटर्निंग द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आइदर एट अ फिक्स डेट और आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड कंपनी मस्ट कंप्लाइड सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब भी ड्यू डेट आएगा आपको डेफिनेटली डिबेंचर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, उनको आपको पे करना है, चाहे वो जो भी टाइम हो, चाहे आपने टाइम जो डिसाइड किया है, सब कुछ एवरीथिंग मेंशन होता है टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो आपको उन्हें एनी हाउ पे ही करना है। अब कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा लिखा गया है कि आपको डिबेंचर किसी का भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आपको 20 साल के अंदर तो पे करना ही पड़ेगा। नॉर्मली 20 ईयर्स, हाँ 20, अगर आपने किसी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर रखा है अपने पास तो एनी हाउ आपको 20 ईयर्स रिडीम करना ही करना उसको। आपको 20 ईयर्स के बाद नहीं, 20 ईयर्स तक ही आपको अपने पास रखना है। उसके बाद आपको तुरंत उसे रिडीम करके उसका पैसा रिटर्न देना है। आप ज़्यादा टाइम तक किसी का भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने पास होल्ड करके नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, कुछ जगहों पे ऐसा भी है जैसे कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि डैम बनते हैं, जहाँ पे रोड बनते हैं, कंस्ट्रक्शंस होते हैं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का अगर इस कंपनी का अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो 20 साल वाला रूल अप्लाई ना हो, लेकिन मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स ना, किसी का भी प्रेफरेंस शेयर्स आप 20 साल से ज़्यादा तो होल्ड नहीं कर सकते। आपको वो 20 साल के अंदर रिडीम करना ही करना पड़ेगा कैसे भी करके। ठीक है, देर आर मेनी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस विच हैज़ बीन मेंशन अंडर द सेक्शन 80 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब ऐसा बोला गया है कि ये जो रिडेम्पशन होता है तो उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट में, तो उसके रिलेटेड कुछ यहाँ पे है। जिस भी कंपनी का रिडेम्पशन होगा वो कंपनी मस्ट बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये रिडेम्पशन जो है ना, रिडेम्पशन का जो प्रोसेस है वो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज होना ही चाहिए। ठीक है, नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुली पेड। आप किसी भी पार्टली पेड शेयर्स को रिडेम्पशन नहीं कर सकते। शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम तभी करना है जब उनका जो फेस वैल्यू है वो फुल्ली पेडअप होना चाहिए। जैसे कि अगर स्टार्टिंग के टाइम जब आपने उनको दिया था, इशू किया था, तब फेस वैल्यू 100 रुपया था, है ना, तो उस बंदे ने मान लो 80 रुपीज़ खाली पे किया आपको एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट,
तो अलॉटमेंट मतलब आपने जब उसको दिया प्रेफरेंस शेयर्स, तो उस बंदे को वो जो बैलेंस वाला अमाउंट है 20 रुपये वो भी पे करना पड़ेगा। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जब तक वो 20 रुपये नहीं देगा आप उसको रिडीम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नहीं दिया तो पार्टली पेड है वो, तो उसको सबसे पहला फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना है। एक बार वो फुल्ली पेड में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद आप उसको आराम से रिडम्पशन या उसको पे कर सकते हो। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, नो सच शेयर्स शैल बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड अप। द पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड इफ़ दे आर पार्टली पेड अप। इन दैट केसेस अ फाइनल कॉल टू बी मेड। अगर ऐसा कुछ केस आता है कि मान लो किसी बंदे ने पूरा पेमेंट नहीं किया हुआ है आपको, तो आप उसको एक फाइनल कॉल मेड करोगे, ठीक है। इसके बाद वो बंदा आपको पे कर देगा। नहीं पे करेगा तो उसका रूल अलग है, उसके लिए आपको शेयर को फोरफिट करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है। सच शेयर्स कैन बी रिडीम, मतलब ये इस तरह के शेयर्स रिडीम हो सकते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर द डिविडेंड, और आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। आपको क्या करना है कि आपको कभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, जो आपने बेसिकली डिविडेंड के मकसद से रखा हुआ था, उसमें से भी आप रिडीम कर सकते हो, या तो आपको नया फ्रेश इशू करके करना पड़ेगा। जैसे कि देखो रिडेम्पशन के लिए फंड्स कहाँ से आते हैं, बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको रिडेम्पशन करना भी है तो आपको नया फ्रेश इशू करना पड़ेगा, अपने जो पुराने असेट्स हैं उनको बेचना पड़ेगा, डिबेंचर भी हो सकता है इशू करना पड़ेगा, डिपेंड्स करता है आपको कैसे भी करके पैसे का अरेंजमेंट करना है, तभी जाके आप उसको रिडीम कर सकते हो, ठीक है। If the shares are redeemed out of profit available for the distribution for dividend, a sum equal to the nominal amount of the shares so redeemed must be transferred to CRR। ये बेसिकली इसमें ऐसा बोला गया जब आप रिडेम्पशन करते हो, ठीक है, जब आप रिडेम्पशन करते हो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है CRR का। अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली कितना अमाउंट आपके CRR में जाना चाहिए, तो CRR का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, CRR इज इक्वल टू द नेट वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू रिडीम्ड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माइनस फ्रेश इशू। तो आपको क्या करना है, जितना आपको रिडीम करना है ना, रिडीम करने के बाद आपने कितना फ्रेश इशू किया हुआ है, डिपेंड्स करता है, दोनों को आप माइनस करोगे अपने आप आपको CRR की वैल्यू आई जाती है, ठीक है। उतना ही अमाउंट आपको CRR में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो आपको वो यहाँ पे देखना है कि कितना उस जितना आप रिडीम करने वाले हो उसकी वैल्यू कितनी है, इसके अलावा आप कितना फ्रेश इशू करने वाले हो, उसमें से दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो CRR में अपने आप चले जाता है। इफ़ द शेयर्स आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम then such premium must be provided either out of the profit of the company or out of the security premium account। बेसिकली जब हम रिडेम्पशन करते हैं ना, तो रिडेम्पशन के लिए अलग से एक ये रिजर्व्स होते हैं कि यही रिजर्व्स आप रिडेम्पशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यही जो रिजर्व्स है आप CRR अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बेसिकली सिक्योरिटी प्रीमियम तो रेयरली यूज़ होता होगा रिडेम्पशन के लिए, आई थिंक सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं करते रिडेम्पशन के लिए। रिडेम्पशन के लिए हम जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल करते हैं। बस यही दो ही चीज़ें जो बेसिकली क्वेश्चन में बात की गई है, इसके अलावा तो हम तक किसी का तो इस्तेमाल नहीं करते। द CRR अकाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर द यूज ऑफ फुली पेड बोनस। बाद में ये जो CRR अकाउंट हम बेसिकली बनाते हैं, जब हमने जो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस जर्नलिज्म को ट्रांसफ़र किया CRR में, बाद में CRR अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, बोनस डिक्लेयर के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। वो भी मैंने आपको बेसिकली थियरी में बताया था क्लासरूम में भी, लेकिन इतना जब हम समझ जाओ, जब भी हम शेयर्स को रिडीम करेंगे, जब भी हम CRR अकाउंट में कुछ ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो जो CRR अकाउंट है उसके ही थ्रू हम बोनस को डिक्लेयर करेंगे, और जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको बोनस पे कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा रिजर्व आप रिडेम्पशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो बेसिकली प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन, ये जो प्रॉफिट फॉर अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन है ना, इसका इस्तेमाल आप रिडेम्पशन में कर सकते हो। रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, ये सब चीज़ें बताई गई है ना, इनका इस्तेमाल आप रिडेम्पशन पर्पस के लिए कर सकते हो। ये जो आपके दूसरे साइड में है रिडेम्पशन, ये जो प्रॉफिट्स है ये अवेलेबल नहीं होते रिडेम्पशन के लिए, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। शेयर फोरफिटेड अकाउंट, आपने जो भी शेयर कैंसिल किए हैं उसका जो पैसा यहाँ पे आया हुआ उसके लिए आपने अलग से अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिनका पैसा नहीं आता है ना, तो आप बेसिकली उनके शेयर को कैंसिल करते हो, तो उनका अलग से आप फोरफिटेड अकाउंट बनाते हो, वो भी रिजर्व में जाता है एक्चुअल में, लेकिन उस पैसे का भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। प्रॉफिट प्राइवेट इनकॉर्पोरेशन PPI का जो पैसा होता है वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेसिकली कैपिटल रिजर्व आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो नॉट रिडेम्पशन लिखा हुआ है, ये सब पैसे आप रिडेम्पशन के मकसद से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल करो, फिर जर्नल रिजर्व का इस्तेमाल करो, इस सब का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। फिर जर्नल एंट्रीज, बेसिकली ये जो टॉपिक है इसके जर्नल एंट्रीज को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैंने इसको स्टेप 1 मैंने बना दिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना तभी हम लोग वो स्टेप फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं फॉलो करेंगे, सिंपल।
अगर क्वेश्चन में आपको लिखा है कि आपका शेयर फुली पेड अप नहीं है तो ही आप वो स्टेप 1 फॉलो करने वाले हो। अगर फुली पेड है ना तो स्टेप 1 फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर स्टेप 2 में आने का सीधा, जहाँ पे हम लोग पैसे का बंदोबस्त करते हैं, उसमें भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आपने नया शेयर इशू किया, आपने असेट वेसेट बेचा हुआ है, तो ही जाके वो स्टेप 2 फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सिंपल। लेकिन स्टेप 3 वाली जो एंट्री है वो आंख बंद करके आपको पास करना है, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की 4 एंट्री फिक्स है, 4 एंट्री आप पास कर दो, ठीक है, वो पास करना ही करना है। और जो स्टेप 4 वाला है बोनस डिक्लेरेशन, ये भी क्वेश्चन में अगर दिया है तो ही बोनस देंगे, नहीं तो बोनस देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मैं स्टेप 1 से लेकर 4 तक की बात करूँ तो स्टेप 3 वाली जो एंट्री है वो आपको हर बार पास करना ही करना है, क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड है। लेकिन स्टेप 1 2 तभी हम, कंडीशनल है वो तभी हम पास कर सकते हैं, स्टेप 1 2 एंड 4 वाला जब क्वेश्चन में दिया रहे तो। स्टेप 1 2 4 तभी पास करेंगे जब क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन पढ़ने में समझ में आता है कि मेरे को ऐसा दिया हुआ है। लेकिन स्टेप 3 तो आपको एनी हाउ पास करना ही करना है, ठीक है। स्टेप 3 में 4 एंट्रीज आते हैं। चलो स्टेप 1 में देखते हैं क्या क्या है। स्टेप 1 में बेसिकली ये बात किया गया है कि जब आपके शेयर्स पार्टली पेडअप होते हैं, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने शेयर्स का पूरा पैसा नहीं दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर है, इन्होंने अपने प्रेफरेंस शेयर्स का पूरा पैसा आपको नहीं दिया हुआ है। जब इन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया हुआ तो इन लोगों को हम एक फाइनल कॉल करेंगे, फाइनल कॉल करके बोलेंगे भाई तुम्हारा जो भी पेंडिंग बैलेंस है वो हमें दे दो, ठीक है। अगर पहले तो कॉल करेंगे, तो कॉल करने की एंट्री मैंने वहाँ पे लिखी हुई है, नंबर 1 फाइनल कॉल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने सिर्फ उनको कॉल किया, कॉल करने के बाद अगर वो पैसा देते हैं, अगर पैसा रिसीव्ड हुआ हमारे पास, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर उन्होंने पैसे दिए तो, ठीक है। फिर कॉल इन अर्रियर्स भी होता है, इसमें भी एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉल इन अर्रियर्स करके। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो जिनका कुछ डिफरेंस, माइनर डिफरेंस रहता है, वो नहीं देते, तो उसके लिए भी हम कॉल करते हैं। अगर वहाँ से पैसे आएंगे तो सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अर्रियर्स, क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट ही होने वाला है, ठीक है, सिंपली। फिर अगर पैसे नहीं मिलते तो बेसिकली हम शेयर को कैंसिल कर देते हैं, जिसको बोलते हैं फोर फीचर या फोरफिटेड बोलते हैं, ठीक है। हम शेयर को कैंसिल करते हैं, तो पहले हम शेयर को कैंसिल करते हैं, जिसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अर्रियर्स टू शेयर फोरफिटेड, ठीक है। कॉल इन अर्रियर्स वाला तो वो तीसरी एंट्री में ही आ जाता है, जो तीसरा जर्नल एंट्री मैंने अभी भी आपको बताया। और शेयर फोरफिटेड मतलब आप कितना शेयर कैंसिल कर रहे हो उसका, और जो शेयर आप कैंसिल करोगे ना वो कंपनी के लिए मुनाफा है, कंपनी के लिए फ़ायदा है, क्योंकि अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला बंदा है उसने पैसे तो आपको दिए नहीं, जब उसने पैसे नहीं दिए तो जो भी उसका शेयर है सब आपको कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने पे कंपनी को मुनाफा होता है, कंपनी को फ़ायदा होता है। तो कंपनी उस पैसे को क्या करती है, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है, जो कि हमने भी यहाँ पढ़ा। देखो यहाँ पे ये वाले, इसमें ये है ना प्रॉफिट फॉर, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये दूसरा वाला, ये जो है ना, ये वाला चीज़ की बात कर रहा था मैं, सेकंड वाली चीज़ की बात कर रहा था। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे चले जाता है, तो यहाँ पे जाने के बाद फिर कंपनी शेयर फोरफिटेड अकाउंट मेंटेन करती है, और ये जो पैसा है इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देती है, सेकंड वाली एंट्री जो है। तो कंपनी के लिए फ़ायदा है, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रिएट होगा, क्योंकि जब भी फ़ायदा होता है तो वो क्रेडिट में ज़्यादा हमेशा आपका जो बेनिफिट्स हैं। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये अकाउंट क्रिएट होता है। ये एंट्री कभी रेयरली आती है। देखो सम को बहुत डिफिकल्ट बनाना है वो लेवल पे, CA लेवल पे या फिर IPCC लेवल पे, तो उसमें ये क्वेश्चन शायद पूछे जाते होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल है, अगर जनरल एंट्री प्रिपेयर है ना बेटा, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये बेसिक लेवल है। पहला आपका काम क्या है स्टेप 1 में, कि अगर कोई पार्टली पेड शेयर्स है उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आप एक फाइनल कॉल मेड करोगे, फाइनल कॉल मेड करने की एंट्री अलग है, फिर वो बंदा आपको पैसा देगा उसकी एंट्री अलग है। ये दोनों हो गया। अगर उसने पैसे दे दिए तो टेंशन ही खत्म हो गया ना, नहीं दिया तो क्या होगा उसका अलग है। नहीं दिया तो हमको शेयर को फोरफीचर करना पड़ेगा, फोरफिटेड करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कैंसिलेशन। कैंसिलेशन करने की भी 2 एंट्री है। पहला तो हम शेयर को कैंसिल करेंगे, शेयर को कैंसिल करने के बाद जो पैसा कंपनी को फ़ायदा हुआ है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, सिंपल। इस तरह से रहेगा जनरल एंट्री। फिर स्टेप 2 हम लोग क्या करेंगे, जब हमने मान लो पार्टली पेड को फुली पेड कर लिया, चलो कर लिया, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, पैसे का बंदोबस्त करेंगे। पैसे बंदोबस्त करने के तरीके क्या है, हम लोग को नया शेयर इशू करना पड़ता है। नया शेयर इशू करेंगे 2 कंडीशन पे इशू कर देंगे, या तो पार पे करेंगे या तो प्रीमियम पे करेंगे। पार पे करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हमने बहुत बार एंट्री किया हुआ है पहले भी, लेकिन एकदम सिंपल एंट्री है। इस तरह से पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि आपने प्रीमियम पे इशू किया कि पार पे किया, इससे आपके पैसे आ जाएंगे। और ये हम तभी पास करेंगे जब क्वेश्चन में दिया हो, नहीं तो पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर दूसरा जो अरेंजमेंट है, हम लोग असेट बेचेंगे। कंपनी का कोई पुराना असेट रहता है, बेच देते हैं, वो भी बेचने पे पैसा तो आने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट बेसिकली होता है। लेकिन अगर उस असेट को आपने लॉस में बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, क्योंकि अगर आपको लॉस होता है तो लॉस तो डेबिट करना पड़ेगा, भले से पैसे आए तो आए। अगर आपने उस असेट को प्रॉफिट में बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू असेट अकाउंट, क्योंकि हमने प्रॉफिट को क्रेडिट किया क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ। मैंने यहाँ पे कंबाइंड एंट्री पास कर दी है, जिसको समझना होगा समझ ही जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी अलग अलग एंट्री पास करके क्या मतलब, लेकिन ये कंबाइंड एंट्री है जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पैसे का बंदोबस्त कर लिया। जब पैसे का बंदोबस्त कर लिया तो हम क्या करते हैं, हम लोग पे कर देते हैं किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो उसकी 4 एंट्री फिक्स है, उसकी 4 एंट्री फिक्स है। पहला तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई हम आपको पे करने वाले हैं। इन्फॉर्म करने पे भी ना क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप किस तरह से इन्फॉर्म कर रहे हो, मतलब सिंपली इन्फॉर्म कर रहे हो कि प्रीमियम पे इन्फॉर्म कर रहे हो, मतलब प्रेफरेंस होल्डर को आप प्रीमियम दे रहे हो कि ऐसे इन्फॉर्म कर रहे हो, तो भी आपको देखना है। ठीक है, तो सिंपल सी एंट्री है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये एंट्री तभी आएगी प्रीमियम वाले जब क्वेश्चन में प्रीमियम लिखा हो। क्वेश्चन में लिखा रहेगा 5% प्रीमियम दिया आपने, 10% प्रीमियम दिया, एवरीथिंग विल बी मेंशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, बाद में जो आपने प्रीमियम पे किया बेटा उसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस के बदले में जर्नल रिजर्व दिया रहेगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन हमें लिखना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। फिर हम लोग क्या करते हैं, तीसरा हम लोग CRR अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो CRR अकाउंट को क्रिएट करने का अलग से एक सिस्टम है। CRR का एक फार्मूला है, CRR अकाउंट इज इक्वल टू नेट फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस फ्रेश इशू, जिसको नेट प्रोसीड्स बोलते हैं। तो इस फार्मूले से वो CRR का अपने आप आ जाता है। तीसरा एंट्री, जब ये सब करने के बाद लास्ट में हम उनको पेमेंट कर देते हैं। जब पेमेंट करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एकदम सिंपल है ये 4 एंट्री। लेकिन आपको एनी हाउ देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ये जो टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें ये 4 एंट्री कॉमन है, ये तो आपको पास करना ही करना है। स्टेप 3 जो है वो आपको एनी हाउ पास करना है। एक बार स्टेप 1 स्टेप 2 शायद नहीं पास हो, क्योंकि ये कंडीशनल है, अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये स्टेप 3 तो आपको एनी हाउ ये पास करना ही करना है, 4 एंट्री आपको आने ही वाला है। ठीक है, फिर स्टेप 4 क्या है, बोनस डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पे बोनस डिक्लेयर तब होता है जब बेसिकली हम लोग पूरा हम लोग रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर कर लेते हैं। ये जो CRR अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हुआ था, दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये है CRR अकाउंट क्रिएट हुआ है ना, ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो CRR अकाउंट क्रिएट हुआ है ना, ये जो CRR अकाउंट क्रिएट होने के बाद ही कंपनी क्या करती है, इस CRR अकाउंट के थ्रू ही ये जो है बोनस यहाँ पे डिक्लेयर करती है। तभी तो वहाँ पे लिखा ना, हम बोनस डिक्लेयर करने पे क्या लिखा है, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, लेकिन अगर CRR से पैसा कम पड़ रहा है, मान लो बोनस तो डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने और वो पैसा कम पड़ रहा है, तो CRR अकाउंट डेबिट भी होगा, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट होगा जनरल रिजर्व, जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। ऐसा नहीं कि सारा CRR के ऊपर डिपेंड करता है। CRR अकाउंट एक जरिया है। देखो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब होता है ना तो कंपनी बहुत खुश होती है कि भाई चलो हमारे ऊपर से बहुत बड़ा प्रेशर कम होगा। इसी खुशी में बोनस डिक्लेरेशन होता है, इसी खुशी में। और जब क्वेश्चन में दिया रहेगा बोनस डिक्लेयर तो ही एंट्री पास करना, अदरवाइज मत पास करना। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कंपनी कितना बोनस दे रही है, एक बार बोनस डिक्लेयर करेगी और एक बार बोनस दे देगी उन लोग को। जब दे देगी तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल आपका उन लोगों का बढ़ जाएगा, उन लोगों के लिए प्रॉफिट है, इसलिए वो क्रेडिट है। ठीक है, मैंने एक नोट लिखा हुआ है, नोट में मैंने CRR का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला प्लीज़ आप याद कर लेना, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आपको CRR अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा तो आपको CRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो CRR इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस प्रोसीड्स फ्रॉम नेट इशू, जिसको फ्रेश इशू भी बोलते हैं। ये भी हम अप्लाई करेंगे, आप समझ जाओगे अपने आप ही। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एकदम सिंपल है। Question number 1, XYZ Limited decided to redeem 2000 redeemable preference shares of ₹100 each at par. The necessary amount was utilized from the profit and loss account. Give the journal entries. इसमें ऐसा बोला गया कि जो भी पैसे की ज़रूरत थी ना, आपने प्रॉफिट एंड लॉस से उसे निकाल लिया अपने। ठीक है, तो इसमें सिंपल है, कुछ है नहीं। इसमें आपको स्टेप 3 वाली एंट्री पास करनी है, ये एंट्री आपकी सारी आएगी, वो आपको ध्यान देना है।
ठीक है। ये स्टेप 3, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि पार्टली पेड ऐसा करके है, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि फ्रेश इशू किया उसने या कोई असेट बेचा उसने, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये अपना एकदम सिंपल क्वेश्चन है, प्लेन वाला। तो स्टेप 3 की 4 एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। बट आप बोलोगे सर आपने 3 एंट्री क्यों पास की, ये भी तो क्वेश्चन होता है। बेटा मैंने 3 एंट्री इसलिए पास की क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रीमियम नहीं है। तो ये जो सेकेंड एंट्री है ना, प्रीमियम, जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रीमियम पे इन्फॉर्म करते हैं तो वो सेकेंड एंट्री आती है। तो इसमें हमने प्रीमियम पे इन्फॉर्म भी नहीं किया हुआ है, तो इसलिए सिर्फ 3 एंट्री। आप चाहो तो 4 एंट्री पास कर दो याद करने के लिए, लेकिन जब प्रीमियम वाला आएगा वहाँ पे डैश कर देना सिंपल, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेंगे। तो इन्फॉर्म की एंट्री सिंपल है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब कितने हैं, 2000 डिबेंचर्स हैं, तो 2000 उनका फेस वैल्यू कितना, 100, तो 2000 इंटू 100 2 लाख रुपये आएगा। ठीक है। फिर बाद में हमें जो CRR अकाउंट क्रिएट करते हैं, सामने से लिखा हुआ है कि आपको CRR अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। ठीक है। फिर तीसरी एंट्री हम उनको पे कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने यहाँ पे नीचे से देखो ना फॉर्मूला भी बनाया हुआ है कि CRR इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड माइनस न्यू इशू। ठीक है। तो फेस वैल्यू कितना प्रेफरेंस शेयर का, 2 लाख है, न्यू इशू तो कुछ हुआ ही नहीं है इसलिए 0, तो CRR में पूरा 2 लाख रुपये आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बना भी दिया है, आपको ये हर क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है, इससे आपको वो आदत हो जाएगी तैयार करने की। ठीक है। क्वेश्चन में जैसा दिया वैसा ही पास करना, और ये टॉपिक एकदम सिंपल है, खाली समझने की ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A Limited had 4,008% preference shares of 100 each fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity shares of 10 each. इसमें देखो नया फ्रेश इशू हो रहा है, फुली पेड एट पार हमने नया इशू किया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि आपने फ्रेश इशू किया हुआ है। जब फ्रेश इशू दिया हो तो सबसे पहला फ्रेश इशू की एंट्री पास करते हैं, क्योंकि हमारे स्टेप में देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैंने आपको जो स्टेप लिखा हुआ है एक बार दिखाता हूँ। ये स्टेप 2 में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फंड, तो इसमें वो एंट्री है इशू ऑफ न्यू, लिखा ना इशू ऑफ न्यू शेयर्स। तो जो स्टेप है स्टेप वाइज जाना अपने को, अपने कोई भी एंट्री आगे पीछे नहीं करना है, स्टेप वाइज ही आपको जाना है। तो स्टेप 2 पहला, क्यों, क्योंकि स्टेप 2 में आपने पैसे का बंदोबस्त किया हुआ है, तो स्टेप 2 पहला पास होगा ये क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, ये वाला। तो पहले हम लोग स्टेप 2 फॉलो करेंगे, जहाँ से पैसे आ रहे हैं, तो पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि ये पार पे हुआ है, प्रीमियम पे तो नहीं हुआ। अगर प्रीमियम पे होता तो हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसा हम शायद लिखते हैं, लेकिन ये पार वाला क्वेश्चन है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितना शेयर आपने इशू किया है, देखो कितना दिया है कंपनी में, कुछ दिया है, सफिशिएंट नंबर लिया है। सफिशिएंट मतलब कितना होता है कि जितना वो क्या बोलते हैं, जितना का प्रेफरेंस शेयर्स है उतना उसने इश्यू किया हुआ है। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने का आपको दिख रहा होगा सामने, कितने का है, 4000 इंटू 100 करो कितना आता है, 4 लाख, है ना। तो मतलब आपके पास 4 लाख रुपया। जब कभी क्वेश्चन में नंबर्स नहीं दिया रहता कि कितना आपने इशू किया हुआ है, तो वहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा सफिशिएंट नंबर, मतलब जितना आपको रिडीम करना है उतना आपको इशू करना है। तो रिडीम कितना करना था, 4000 इंटू 100, 4 लाख, तो 4 लाख का ही आपने इशू कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इशू इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 इंटू 100, तो 4000 इंटू 100 कितना है बेटा, एक्चुअली वहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकली वहाँ पे नहीं, इट्स समथिंग इज मिस्टेक, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, 4000 इंटू 100 होना चाहिए एक्चुअल में, है ना। तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सब मिस्टेक्स हुए हैं। एक सेकंड में राइट करता हूँ इसको, एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा है, लेट मी करेक्टेड। यहाँ पे जो 10 रुपये है ना बेटा, ये 100 रुपये होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, नहीं करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, एवरीथिंग इज़ करेक्ट, सॉरी एवरीथिंग इज़ करेक्ट, नथिंग इज़ रॉन्ग, नथिंग इज़ रॉन्ग, नथिंग इज़ रॉन्ग, सब करेक्ट है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। वहाँ पे देखो ना बेटा 40,000 है ना, 40,000 इंटू 10 क्या है, तो करेक्ट है ना, 4 लाख ही आएगा। थोड़ा डाउट हो गया क्वेश्चन को पढ़ने में, इट्स ओके। तो उसने क्या बोला कि आपको उतना ही शेयर इशू करना है जितना आप रिडम्पशन करने वाले हो। तो रिडम्पशन आप कितना करने वाले थे, 4 लाख का, है ना, 4 लाख का करने वाले थे। तो 4 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे तो 40,000 आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 10, 4 लाख हो गया। तो आपने पूरा जो पैसा है ना कहाँ से निकाल लिया, फ्रेश इशू से निकाल लिया। तो आपको CRR अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। CRR अकाउंट तभी क्रिएट होता है जब आपके पास पैसे का यहाँ वहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, पूरा बंदोबस्त नए इशू से कर लिया, जितना आपको रिडम्पशन करना था उतने नए इशू से आपने निकाल लिए। तो इसलिए पहली एंट्री वो आ गई। फिर दूसरी एंट्री में आप इन्फॉर्म करोगे, इन्फॉर्म पार पे ही करना है क्योंकि प्रीमियम तो है नहीं। आपने इन्फॉर्म किया तो 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर,
ठीक है। फिर बाद में वो प्रीमियम की भी एंट्री नहीं पास होगी, क्योंकि प्रीमियम तो था ही नहीं। सीआरआर का भी एंट्री नहीं पास होगा, क्योंकि आपने सारा बंदोबस्त वहीं से कर लिया, ऊपर से ही पैसे का पूरा बंदोबस्त जुगाड़ उधर से हो गया, तो लास्ट तीसरी एंट्री में आप पे कर दोगे। क्वेश्चन में जैसा लिखा है वैसा ही करने का, ठीक है। आपको देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे सीआरआर का फॉर्मूला भी नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि सीआरआर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने सारा पैसा नए इश्यू से निकाल लिया, ठीक है। फिर KGF लिमिटेड हैज़ 3012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ। मैंने हर क्वेश्चन में हर एक चीज़ को कवर अप किया बेटा, हर चीज़ें आपकी मतलब पूरे क्वेश्चन में मैंने ट्राई की है कि मैच्योरिटी आ जाए आपको। अगर ये अच्छे से वीडियो देखोगे ना तो आपको काफ़ी कुछ जो है ग्लिम्स बोल सकता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो KGF लिमिटेड ने 3000 शेयर 3000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके पास में, जो रिडीम करना चाहते हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे प्रीमियम है, तो जब भी आप स्टेप 3 फॉलो करोगे ना तो वहाँ पे प्रीमियम का आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। द शेयर्स आर नाउ ड्यू फॉर रिडेम्पशन, इट इज़ डिसाइडेड दैट द होल अमाउंट विल बी रिडीम्ड आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। इसमें भी देखो वही है, इसमें भी बेटा आपको वही है, सेम एंट्री है जो अभी आपने क्वेश्चन किया बेटा, ये वाला अभी भी किया, सेम टू सेम ऐसा ही है। सिर्फ एक चीज़ ऐड हुआ है, ये जो आपने नया शेयर इशू किया ना वो प्रीमियम पे था, और जब आपने इन्फॉर्म किया वो भी प्रीमियम पे था। सेम टू सेम ऐसा ही है क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है बेटा, सेम टू सेम ऐसा ही है, खाली इसका अपग्रेड वर्जन ये सब है। अपग्रेड वर्जन बोलेगा तो इसमें जब आपने नया शेयर इशू किया, मतलब हम आपको जब पैसे मिले ना तो बैंक अकाउंट डेबिट आपने किया, 30,000 इसमें लिखा है ना सफिशिएंट, इसमें वापस से बोला तो इसमें दिया हुआ है कि आपने 30,000 शेयर इशू इक्विटी शेयर इशू किया ना, तो 30,000 इंटू 11, क्योंकि आपको 11 रुपये मिल रहा है, तो 330 यहाँ पे आ गया, क्योंकि आपको 30,000 क्या मिल रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आप पूरा चेक करोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर बाद में जब आप इन्फॉर्म करोगे, इन्फॉर्म करने पे आप किस पे इन्फॉर्म करोगे, प्रीमियम पे। तो पहला तो 100 रुपया फेस वैल्यू है, और 100 रुपये का 5% कितना होता है, 5 रुपया। 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना है उनको, जो आप एक्स्ट्रा पे करोगे वो आपके लिए लॉस है, इसलिए प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट हुआ है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर ये जो प्रीमियम है इसको एडजस्ट करना पड़ता है, किसके अगेंस्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट में। हमेशा ये ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो नहीं दिया तो कुछ भी नहीं दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कुछ दिया है जैसे जर्नल ले जाओ तो जर्नल ले जाओ के अगेंस्ट में कर देते हैं हम लोग। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 15,000 पूरा आ गया, लास्ट में अपन पे कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,15,000, एकदम सिंपल है। इसी क्वेश्चन का अपग्रेड वर्जन है, जो अभी भी है ना ए लिमिटेड वाले का अपग्रेड वर्जन है, ठीक है। फिर ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, दीपक लिमिटेड हुज इशू शेयर कैपिटल ये दिया है 15,000 उसको रिडीम करना है, 100 ये भी फुली पेड है, ठीक है। एंड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100, ये देखो उसमें क्वेश्चन में बहकाने के लिए आपको दिया हुआ है कि आपका वो इक्विटी शेयर जो है वो 80 पेड अप है, तो अपने को इक्विटी शेयर से लेना देना कुछ है ही नहीं। हमारा जो टॉपिक है क्या है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और अपना प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड है, तो अपने को प्रेफरेंस शेयर से मतलब है। इक्विटी शेयर वो पार्टली पेड हो ना हो अपने से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर फुली पेड है, मतलब रिडेम्पशन हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा अपने को जानबूझ के ऐसा दिया गया है। फिर वो क्या इसमें प्रीमियम पे, इसमें भी ना प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है, देख लेना एक बार आप लोग, 10 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, वो आपको ध्यान देना है। द कंपनीज बैलेंस शीट एज ऑन बैलेंस शीट दिया हुआ है, जिसमें जनरल रिजर्व कितना है 21 लाख, कैपिटल रिजर्व कितना है 2,70,000। इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको दो ही चीज़ दिया गया है, जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। द रिडेम्पशन वॉज इफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड फ्रॉम न्यू इशू। आपने 7,000 नए इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं, नहीं 7,000 क्या इशू किए हैं, अच्छा प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए नए नए, इसमें इक्विटी शेयर इशू नहीं कर रहे हो आप क्या इशू कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स, तो इशू तो कर रहे हो ना, तो 7,000 इंटू 100 वो आपको देखना है। आपको एक्चुअली देखो, आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो ना, तो 7,000 पहला तो आपको जितना पैसा है पहला ले लो आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आपने इस बार इक्विटी शेयर नहीं, आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया हुआ है, तो 7,000 इंटू 125 बैंक अकाउंट आप में चले जाएगा। फिर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वो आपको अपने आप पता चलेगा जब आप सॉल्व करेंगे, आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। फिर बाद में आप इन्फॉर्म करोगे, इन्फॉर्म के टाइम पे बेटा आप 10 रुपये एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हो, तो वो प्रीमियम आपके लिए लॉस है, वो भी आपको देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रीमियम को एडजस्ट करोगे, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम को हम जर्नल रिजर्व के अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि सब में जर्नल रिजर्व ही दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया हुआ है, तो भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। बाद में CRR अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, मैंने नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कैसे क्रिएट होगा, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। यहाँ पे देखिए CRR इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितना था देख लो आप लोग, 15 लाख था, और आपने नया इशू कितना किया यहाँ पे 7 लाख का। आपको देखो कभी भी याद रखना,
आपको नेट वैल्यू लेना है, प्रीमियम में ऐड मत कर देना। आपने नया इशू कितना किया है 7,000 इंटू 100, तो 7 लाख ही आने वाला है वो, ठीक है। तो CRR में कितना जाएगा 8 लाख रुपया। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो ना क्या करते हैं, वो उस प्रीमियम को भी ऐड कर देते हैं फ्रेश इशू में। तो जो नया इशू आ रहा है उसका भी कॉस्ट आपको लेना है, तो कॉस्ट बोलेगा तो कितना 7 लाख रुपया। और जो आपको रिडेम्पशन करना है उसमें भी कॉस्ट लेना है। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि प्रीमियम को भी, आपको प्रीमियम को इग्नोर करना है। आपको जब भी आप CRR अकाउंट क्रिएट करोगे ना, उसमें प्रीमियम आप नहीं ले सकते, ठीक है। आपको नेट वैल्यू लेना है, फेस वैल्यू एग्जैक्ट जो होता है वो लेना है आपको। तो ये भी सब एकदम सिंपल है, आप कर लोगे। थोड़ा ट्राई करना, कोशिश करना, आपको आ जाएगा। फिर ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे 5,000 आपको रिडीम करना है, ठीक है। अगर जिसको ये आ गया तो वो ये भी कर लेगा, सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है, आप दो चीज़ें सेल कर रहे हो। आप मतलब पैसे का जुगाड़ करने के लिए आपने क्या किया हुआ है, एक तो आपने इक्विटी शेयर इशू किया प्रीमियम पे, वो तो कर लोगे। कितना 1,000 किया 110 के भाव से, वो आप कर लोगे। फिर आपने क्या किया, आपने डिबेंचर भी इशू किया हुआ है, तो उसकी भी एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। मतलब आप पैसे का जुगाड़ करने के लिए आपने इक्विटी शेयर भी इशू कर दिया और डिबेंचर भी इशू कर दिया, दोनों इशू कर दिया। तो वहाँ पे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। ये दोनों एंट्री होने के बाद स्टेप 3 फॉलो करेंगे। स्टेप 3 में वो चारों एंट्री कॉमन है। हम लोग पहले इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म किस पे करना है, 5% प्रीमियम पे इन्फॉर्म करना है। आप एक बार देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर जब प्रीमियम है, प्रीमियम को एडजस्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में जनरल रिजर्व लिखा है क्या, नहीं लिखा है। जब जनरल रिजर्व नहीं लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट में ही हम प्रीमियम को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फिर बाद में CRR अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो CRR का फॉर्मूला मैंने तो नीचे लिखा हुआ है। कितना आपको फेस वैल्यू कितना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, 5 लाख है। आपने नया इशू कितना किया, नए इशू में याद रखना सिर्फ और सिर्फ हम इक्विटी शेयर को देखते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स को देखते हैं, डिबेंचर को काउंट नहीं करते। शेयर्स मतलब खाली कौन सा शेयर्स आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, बाकी कोई शेयर्स नहीं आता। तो फ्रेश इशू आपने कितना किया है 1 लाख, तो CRR में कितना आ जाएगा 4 लाख रुपया, ठीक है। बाद में आप पे कर दोगे, सिंपल एकदम। स्टेप वाइज करोगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार आप देख के भी सॉल्व करेंगे ना, आपका 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में है ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस ये सेम टू सेम जैसा आप ये किया आपने, एकदम डिक्टो ऐसा ही है। प्रैक्टिस कीजिएगा, मैंने वहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, तो आई थिंक सो आप कर लेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इसमें क्या हुआ है बेटा, आप एक बार देखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, वो पार्टली पेड अप है, तो आपको वो फाइनल कॉल करना पड़ेगा। फाइनल कॉल करना पड़ेगा कितने रुपए के लिए, 25 रुपये के लिए। फिर आपके पास 25 रुपये आ जाएगा, उसकी एंट्री पास कर दो, बाकी एंट्री तो सब कॉमन है, ठीक है। आप देखो, ट्राई करो, कुछ भी डाउट रहेगा आप मैसेज बॉक्स में प्लीज़ दे डालना। और अगर वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक्स करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों को भी शेयर करना ताकि पसंद आए। और वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर की है और आई थिंक आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Bye everyone, take care. Thank you everyone for watching the video.